हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हाफ मैंने अपलोड कर लिया, तो प्लीज़ जाके पहले वो चेक करना। और आज हम लोग पढ़ने वाले इम्पल्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक टर्म आती है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इसका मतलब फोर्स कितने टाइम तक अफेक्ट कर रहा है, कितने टाइम तक इफेक्टिव है। इसीलिए हम लोग इम्पल्स को लिखते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डेल्टा T। इसका मतलब जो इम्पल्स होता है ना, वो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? फोर्स का और टाइम का। देखो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू ये और एक हो जाएगा F डॉट T, दोनों ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब जो F है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है F जो है ना वो खुद भी किसी टाइम का फंक्शन है। F इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3, F इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इस टाइप से। अगर ये खुद एक फंक्शन हुआ ना जो टाइम के साथ, फंक्शन का मतलब क्या है? फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। t इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू अलग होगी, t इक्वल्स टू 2 पे F की वैल्यू अलग होगी, t इक्वल्स टू 3 पे F की वैल्यू अलग होगी। तो जब फोर्स वेरिएबल होगा ना तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कांस्टेंट है तो F तो बाहर आ जाएगा, F बाहर आ गया, ये हो गया डेल्टा T। और डेल्टा T का इंटीग्रेशन क्या होता है? T तो होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं F डॉट T। तो दोनों ही फॉर्मूलाज वैलिड है, बस ये जब F वेरिएबल हो और ये जब F कांस्टेंट हो। जब F कांस्टेंट है तो फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है ना, इसका मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, वो होता है इम्पल्स, F डॉट T। इसको हम लोग इम्पल्स से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग इसके आगे एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। I इक्वल्स टू F डॉट T आ गया। और हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ा है कि F की वैल्यू क्या होती है? dP अपॉन dt पढ़ा है। मल्टीप्लाई बाय इसको डेल्टा T कर दो, F डॉट डेल्टा T, तो ये हो जाएगा dt। इसको भी dt लिख दो, तो dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो ये जो मैंने चेंज करा है ना, ये बहुत बड़ा चेंज होता है, मुझे पता है कि ये होता है ज़्यादा बड़े इंटरवल के लिए, ये एकदम छोटे से इंटरवल के लिए होता है। तो इसलिए आप दोनों को सेम लो। अगर मैं ये फोर्स ले रही हूँ एकदम छोटे इंटरवल के लिए, तो ये भी इंटरवल छोटा लोगे। तो अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा टी लिया है तो यहाँ पे भी डेल्टा टी, यहाँ पे डी टी लिया है तो यहाँ पे भी आप डी टी ले लो। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? आई इक्वल्स टू डी पी। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ आई इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, हो गया ना, तो मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब है कैसे इम्पल्स और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है। हमने बोला है कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और उसको हमने बोल दिया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर हमारा जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स इज कांस्टेंट, इम्पल्स इज कांस्टेंट का मतलब है I कांस्टेंट हो गया, I इक्वल्स टू F डॉट डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब I कांस्टेंट हो गया तो मैं लिख सकती हूँ F डॉट डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और F प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके? dt। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 कुछ भी, तो इसलिए मैं प्रोपोर्शनल लिख सकती हूँ F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले से भी हम वो चीज़ें प्रूव कर सकते हैं जो हमने अभी प्लेयर वाला लिया ना एग्जाम्पल, कि वो अपना हाथ पीछे की साइड करता है, हाथ पीछे की साइड करता है, इसका मतलब टाइम बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। तो टाइम अगर बढ़ रहा है तो इस पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो ये हम लोग इस फॉर्मूले से भी लिंक कर सकते हैं। देखो इम्पल्स का टर्म की अगर किसी को वैल्यू समझ में नहीं आ रही ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लोग नॉर्मली नहीं बोलते यार बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है। इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, कि एकदम सेकंड्स में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है। बहुत ही माइक्रो सेकंड्स, एकदम शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो ना, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। उसी टाइप से
एकदम शॉर्ट पीरियड में छोटे से टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो हम लोग बोलते हैं इम्पल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो, समझने का तरीका है। बाकी वैसे फिजिक्स में ये होता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विच इज़ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये होती है। अब हम लोग इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है इम्पल्स का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके जो लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी अच्छे से क्लियर होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना होता है, उसके साथ में इम्पल्स कैसे निकालना वो भी है। देखो, एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है ना बिना किसी हेल्प के, तो इम्पल्स के कॉन्सेप्ट मान लो कि आपका क्लियर हो गया। तो इसलिए 2 सेकंड पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं होता है तो मैं तो वैसे भी करवाने वाली हूँ, तो 2 सेकंड का पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर मैं करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। लेट्स से ये हमारा क्या बोला है, हाइट, कोई भी टावर ले लो और इसका हाइट कितना है 45 मीटर, हमको गिवन है 45 मीटर। यहाँ से कुछ ड्रॉप किया जाता है, और जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं ना तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर हम लोग बोलते हैं ना थ्रो करा है, तो हम लोग को पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी होती है। थ्रो करने के लिए आपको फेंकना, ड्रॉप का मतलब ऐसे पुश कर दो वो नीचे की साइड गिर जाएगा, तो आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। तो u इक्वल्स टू 0 हो गया, और बॉल का मास कितना है 500 ग्राम, और हम लोग एमकेएस में चेंज करेंगे तो 1/2 kg कर लेते हैं, हाफ kg हो जाएगा ना, आधा 500 ग्राम मतलब आधा किलो, मतलब हाफ kg। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। ये बॉल हिट करती है ग्राउंड को, ये मैं ले लेती हूँ मेरा ग्राउंड है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इसका मतलब बॉल यहाँ पे आई, यहाँ पे आके रुक नहीं गई, स्टॉप नहीं हुई, ये रीबाउंड करती है किसी हाइट पे, और वो हाइट कितनी है, वो हाइट है 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट तक ये वापस जाती है। ठीक है, टू हाइट ऑफ 20 मीटर। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्ट, एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट किया, एंड द बॉल स्पेंड्स 10 मिलीसेकंड इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड। इसका मतलब जब ये बॉल टकरा के इधर आती है ना, तो यहाँ पे 10 मिलीसेकंड का कांटेक्ट रखती है, उसके बाद में ये वापस रिबाउंड करती है। तो ये जो टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है ना टी, ये कितना है 10 मिलीसेकंड हो गया। 10 मिलीसेकंड इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड, देन फाइंड द इम्पल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। तो आपको क्या निकालना है, इम्पल्स लगाना है ग्राउंड पे, कितना इम्पल्स हुआ, इम्पल्स अप्लाई बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। ठीक है, चलो जब भी हम लोग, सबसे पहले आप देखो कि हम किस सिचुएशन की बात करें, हम लोग इम्पल्स की बात कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे ग्राउंड से कॉन्टैक्ट टाइम गिवन है, तो हमको मतलब इम्पल्स निकालना है जिस वेलोसिटी से ये गिरता है वो, और जिस वेलोसिटी से ये वापस रिबाउंड होता है। देखो बॉल यहाँ से यहाँ गिरी, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी, बिकॉज वो क्या हो रही है, रिबाउंड हो रही है, तो हम लोग 0 की बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जब गिरी ना, तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर 10 मिलीसेकंड के कांटेक्ट में रही, तो उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई। उस कुछ कम वेलोसिटी से इसने फिर से रिबाउंड करा। अगर सेम वेलोसिटी होती ना तो ये फिर से 45 मीटर की हाइट पे नहीं जाती, लेकिन नहीं गई, ये कम हाइट पे जा रही है। मतलब ये यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको मैं v ले लेती हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी वो u ले लेती हूँ, तो ये v ज़्यादा है, u कम है, इसकी वजह से 20 मीटर तक ही ऊपर गई। और ये कुछ टाइम यहाँ पे इसने होल्ड लिया, तो उस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितने टाइम का होल्ड लिया वो भी हमको गिवन है 10 मिलीसेकंड का। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो, अब मुझे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला टाइम तो है, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है, हम लोग I इक्वल्स टू नहीं लिखते PF माइनस PI, विच इज़ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम है ना, तो हमारे पास फोर्स होना चाहिए, तभी हम लोग इम्पल्स वाला वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, I इक्वल्स टू F डॉट T। लेकिन अगर फोर्स है तो उसके अंदर हमको फिर एक्सीलरेशन और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि I इज़ व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास अगर ये v आ जाए और ये u आ जाए, मास तो गिवन है, तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा इम्पल्स हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना कितनी होगी। तो सबसे पहला काम है हमको ये वाला v निकालना। तो आप देखो, पार्टिकल ने स्टार्ट करा यहाँ से, इसका मतलब फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, निकालनी है।
हाइट हमको पता है कितनी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा, एस इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 45 मीटर। ठीक है, तो अब आप देखो कि u भी चाहिए, u तो जीरो है, काम नहीं आएगा। v और s कौन से फॉर्मूले में आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, वो क्या होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप v u हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और a की जगह क्या है g हो जाएगा, होगा तो v कितना हो जाएगा √2gs। आप सॉल्व कर दो, √2 इंटू 10 इंटू h कितना है 45, तो ये हो जाएगा 9900, तो v इक्वल्स टू आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराता है ना, वो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आप देखो ये वेलोसिटी निकल गई, अब मुझे ये वेलोसिटी निकालनी। ये वेलोसिटी कौन सी है, जब इसने अपने दूसरी जर्नी स्टार्ट करी ना, रीबाउंड करके फिर से ऊपर जाना, तो किस वेलोसिटी से इसने रीबाउंड किया, 10 सेकेंड यहाँ पे टाइम बिताया ना इसने, इसकी वजह से ये वेलोसिटी और वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली है, ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम होगी। तो ये कितना कम होगी ये निकालना है। तो अब हम लोग इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हमारे पास u कितना है हमको नहीं पता, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है, यहाँ से वेलोसिटी कुछ होती है, बढ़ती है सॉरी, कम होती है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद में तो वापस नीचे से आना स्टार्ट करता है ना ग्रेविटी के अंडर में, इसका मतलब ये वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। और सेम इस केस में भी हमारे पास क्या है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है विच इज़ 20 मीटर। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, अगेन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, a इक्वल्स टू माइनस जी ले लिया, पहले वाले केस में नहीं लिया था बिकॉज उसके अंदर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो चीज़ समझ में आई ना, हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा और जी भी पॉजिटिव। आप दोनों को नेगेटिव भी ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें जी लग रहा है नीचे की साइड, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड में, इसलिए यहाँ पे हम लोग को माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी 10 और s कितना है 20, यू जो का रूट का 4400, तो u इक्वल्स टू कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई। इसको हम लोग क्लियर कर देते सारी चीज़ें और हम लोग लिख देते v इक्वल्स टू आया है 30 मीटर पर सेकेंड और u इक्वल्स टू आया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग i निकालेंगे विच इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज़ mv। फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा, फाइनल मोमेंटम तो ये है ना, सॉरी, तो mu माइनस mv हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे mu माइनस v, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, u जो है ना वो कैसे डायरेक्शन में है, ये है इस डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी v आ रही है ना वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। समझ में आई ना, दोनों की डायरेक्शन अलग है, v जो है वो इस डायरेक्शन में, u जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में। और इन जनरल हम लोग ये डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव और ये डायरेक्शन को लेते हैं नेगेटिव, मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, u तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, v नेगेटिव होगा बिकॉज ये नीचे जा रहा है, तो ये कितना होगा माइनस का v होगा। तो ये कितना हो जाएगा mu प्लस v। तो देख लो mu कितना है 30 प्लस 20 तो हो जाएगा 50m, इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा ना, मास कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो I हमारे पास आएगा 25 न्यूटन सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम में होता है ना इम्पल्स, हाँ, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से आपको इम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो थोड़ा ट्रिकी था, आपको डायरेक्शन भी लेना आना चाहिए और आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि कौन सा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कैसे होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट्स का काम है, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की चीज़ पढ़ते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर एक टॉपिक और आता है लॉ ऑफ, इंक ख़त्म हो गई, पहले हम लोग इंक डाल देते,
देखो ये सारा जब हमारा लॉज वाला खत्म हो जाएगा ना, आप ऐसा मत सोचो कि यार इसके अंदर तो पुली वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले टेंशन आना चाहिए, मैं वो सब कराऊंगी। लेकिन पहले एक बार अपन लोग स्टेटमेंट वाले काम से फ्री हो जाते हैं, फिर हमको न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा कि कैसे पुली में, देखो पुली में बहुत सारी ट्रिक्स लगती है और उसमें एक दो एग्जाम्पल से काम चलने वाला नहीं है, उसमें हमको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से पहले हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको लगाना कैसे। उसके बाद में सिर्फ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई तो करना है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी is 0, then momentum will be conserved for that body। क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी पे टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स 0 है ना, तो उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट की बात हो गई। कैसे करेंगे, हमको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू क्या होता है, dp/dt। मैंने ले लिया ये नेट फोर्स ही था, ये हो गया 0, तो इसका मतलब dp/dt इक्वल्स टू 0। और ये चीज़ मैं बहुत बार बोली हूँ कि अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, p का। तो अगर p का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब p इज कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमने एक सिस्टम की बात करी, एक मोमेंटम की। अगर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सिस्टम ज़्यादा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस प्लस pn इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। जितना मोमेंट, और जब हम लोग बात करें ना कंजर्वेशन का, इसका मतलब क्या, हम लोग दो केस लेते हैं, एक केस होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। इसका मतलब पहले एक ही बॉडी के अंदर पहले जितना मोमेंटम था ना, उस केस के बाद में, चाहे वो कॉलिजन हो, चाहे किसी टाइप का किसी कुछ भी हो सकता है, कोई एक्शन हो, बॉम्ब, ये होता है ना बॉम्ब से रिलेटेड हो, गन बुलेट सिस्टम होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुछ उनमें किसी भी टाइप का सिस्टम हो, जो सिस्टम से पहले, कुछ एक्शन होने से पहले जो मोमेंटम था ना सिस्टम का, वही उस एक्शन के बाद में भी रहना चाहिए। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है ना, वो सब में वैलिड है, चाहे आप कॉलिजन की बात करो और किसी भी टाइप का कॉलिजन, ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन। आप आगे जाके पढ़ोगे, इलास्टिक भी होते हैं, इनलास्टिक भी होते हैं, अलग अलग टाइप के कॉलिजन, जो हेड ऑन होता है, सब होते हैं। तो सारे के सारे केसेस में जो मोमेंटम है ना, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से सिस्टम में होता है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम क्या हुआ, इसका मतलब हमने ले ली एक गन है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इधर गन है, गन का मास है m, ठीक है, गन की वेलोसिटी है कैपिटल V, गन बड़ी है इसलिए हमने कैपिटल लिया। यहाँ पे कुछ बुलेट है, ये है क्या है, बुलेट, और बुलेट का मास कितना है, स्मॉल v, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v, हमने ले लिया। तो अब क्या होता है, हम अगर केस की, जो मैंने बोला ना, दो केस लेते हैं, तो इसके अंदर क्या केस होगा, पहला केस ये स्टेबल है, हमने हाथ में रख रखा है, ना गन का मूवमेंट हो रहा है, ना गन की वेलोसिटी है, और ना, सॉरी, गन की वेलोसिटी भी नहीं और बुलेट की वेलोसिटी भी नहीं, स्टेबल है, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं सिस्टम, दो केस की बात करूँ, तो अगर मैं बिफोर सिस्टम की बात करूँ, तो इसमें गन वेलोसिटी, ठीक है, प्लस स्मॉल एम वी, मैं मोमेंटम की बात करी हूँ ना, सिस्टम का मोमेंटम, पहले वाला केस ये होगा। अब यहाँ पे आप देखो, पहले जब गन स्टेबल है, हमने गन को चलाया नहीं है, तो क्या गन में मोशन होगा, नहीं। क्या बुलेट आगे जाएगी, नहीं। तो इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा, 0। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये कौन सा सिस्टम है, बिफोर वाला, जब हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब हम लोग लेते हैं आफ्टर वाला केस। आफ्टर वाले केस के अंदर क्या होगा, अब आपने गन को चला दिया, गन को चला दिया, तो अब गन जब चलाओगे ना, तो गन भी एकदम से जर्क छोड़ती है, उसका मोशन होता है हल्का सा, और बुलेट भी मूव
करती है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, एम भी होगा वी भी होगा, बिकॉज कुछ वेलोसिटी, कम वेलोसिटी होती है, गन की इतनी वेलोसिटी नहीं होती पर होगी एम, और बुलेट तो ऑब्वियस सी बात है वर्क करेगी ही, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो पहले सिस्टम का होगा ना, मोमेंटम बिफोर द एक्शन, मैं एक्शन बोल रही हूँ किसी भी टाइप का एक्शन, इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द एक्शन। लिख सकते हैं बिफोर कितना था 0, आफ्टर कितना था एम वी प्लस स्मॉल वी। अब ये लोग आप ये मत सोचना है गन चला रहे, गन कहाँ चलती, हल्का सा जब आप गन आगे की साइड बुलेट चलती है ना, तो पीछे की साइड गन का मूवमेंट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, इसकी भी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली, लेकिन होती है। तो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम वी, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम वी इक्वल्स टू माइनस का एम वी, और ये जो टर्म आती है ना वो हमारी किससे आई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो इस टाइप से गन बुलेट सिस्टम के लिए हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करवाएंगे आगे। तो पहला सिस्टम तो हो गया गन बुलेट सिस्टम। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बॉम्ब ब्लास्टिंग। बॉम्ब ब्लास्टिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बॉम्ब हियर जिसका मास है m, वेलोसिटी हो गई v। अब जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होगा ना, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग, मैंने 4 ले ली सिर्फ समझाने के लिए, बहुत सारे होती है। ये स्मॉल पार्ट निकला वेलोसिटी v1 से, ये अलग पार्ट निकला वेलोसिटी v2 से, m2 ले लो, m1 ले लो, ये m3 हो जाएगा v3 से। अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं ना, बॉम्ब तो चारों डायरेक्शन में उड़ता है, तो ये हो जाएगा m4, ये हो गया वेलोसिटी v4। इसका मतलब क्या है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में हवा में उड़ते हैं। ये चीज़ आपको भी पता होगी। सब जो पार्टिकल्स होगा सबका मास अलग अलग है, सेम भी हो सकता है, किसी 2-3 का सेम हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, मैंने अलग अलग लिया, और सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग वेलोसिटी से वो हवा में ट्रैवल करते हैं। तो अगर मुझे इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखना है तो क्या लिखूंगी, बिफोर एक्शन। बिफोर एक्शन मतलब जब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो क्या है, हमारे पास सिर्फ m है और सिर्फ v है, वेलोसिटी यही है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और ये भी 0 होगा, बिकॉज जब बॉम्ब एक जगह पे खड़ा है तो वो थोड़ी वेलोसिटी करेगा, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं। और बाद में क्या होगा, बाद में होगा ये तो पूरा का पूरा फूट जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। पीछे क्या बचेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, और इसके आगे भी है तो और आएंगे। तो ये है हमारा बॉम्ब ब्लास्टिंग के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमको कैसे अप्लाई करना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और इनकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इस टाइप से बॉम्ब ब्लास्टिंग के केस में भी आप ये यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और आती है कि अगर हमने लिया फॉर अ 3 पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल भी हो सकते, लेकिन चलो मैं आगे बताऊंगी। फॉर अ 3 पार्टिकल सिस्टम, इसका मतलब अगर 3 पार्टिकल की बात करूं बॉम्ब ब्लास्टिंग के केस में, तो क्या होगा, मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ, चलो ऐसे लिखती हूँ। जब हमारा बॉम्ब है वो 3 पार्टिकल में ही हवा में गया, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, एम वी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 लिख सकती हूँ। अब जब बॉम्ब स्टेबल होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। और m और v का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल्स टू 0 होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। क्यों क्वेश्चन आते हैं, देखो अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन में ऐसा सिस्टम दे रखा है जिसके 3 पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास 3 टाइप के मोमेंटम होंगे, और हमको उनमें से 2 मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है और तीसरे की निकालनी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर हमको बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर बॉम्ब ब्लास्टिंग दे रखा है, गन बुलेट दे रखा है, तो क्लियर है कि वो उसमें तो कंजर्वेशन होगा ही मोमेंटम का। और अगर कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है जहाँ कन्फ्यूजन है कि यार मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, ये फॉर्मूला लगा है या नहीं लगा है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P3 इक्वल्स टू माइनस का P1 प्लस P2 पॉसिबल है। और अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P3 का अगर हम लोग निकाले, देखो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो मॉड्यूलस लेते हैं, और ये हो जाएगा रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। बिकॉज मोमेंटम इज अ
मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो P1 और P2 के बीच में कुछ एंगल होगा, हम लोग सिर्फ नॉर्मल स्क्वायर नहीं कर सकते, कुछ एंगल होगा, वो एंगल जितना होगा वो कॉस थीटा वाली टर्म आएगी। ये वैल्यू हमने वेक्टर में पढ़ चुका है, ये फॉर्मूला, बस वही हमने मोमेंटम में भी लगाया है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, अगर हमको एक 3 पार्टिकल सिस्टम दे रखा है और हमको 2 वैल्यूज़ दे रखी है और तीसरी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोला है पार्टिकल ऑफ अ मास m इज थ्रोन एट एंगल थीटा। जब भी हम लोग किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंकेंगे तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बिकॉज चाहे वो कितनी ही डिस्टेंस पे जाए, लेकिन एक डिस्टेंस पे जाने के बाद, एक हाइट पे पहुंचने के बाद उसको आना नीचे ही है, और जब वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हम लोग पहले ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बना देते हैं। ये पार्टिकल है, यहाँ से उसको u वेलोसिटी से फेंका, किसी एंगल थीटा पर, लिखा हुआ है थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन पे फेंका। पार्टिकल डिवाइड्स और ब्रेक इनटू 2 इक्वल पार्टिकल्स एट एक्सट्रीम हाइट। ये एक्सट्रीम हाइट होगी, यहाँ पे पार्टिकल ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका मास m था, तो ये 2 पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, और वो भी इक्वल मास के, लिखा हुआ 2 इक्वल पार्टिकल्स एट एक्सट्रीम हाइट। देखो, अगर जब भी ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स की बात करें ना, कि एक पार्टिकल का 2 पार्टिकल में ब्रेक होगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा ही आएगा, बिकॉज ये एक ऐसा लॉ है जो हर केस में वैलिड होता है, जो हर जगह वैलिड होता है, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो, गन बुलेट हो, कॉलिजन हो, किसी भी टाइप का कॉलिजन हो, ये वाला लॉ हर जगह वैलिड होता है। तो इसका मतलब इसको तो हम लोग लगा ही सकते हैं, और जब भी ब्रेकिंग वाला केस दे रखा है तो स्पेशली लगेगा ही। तो 2 पार्टिकल है, अब इसमें से पूछा है कि एक जो पार्टिकल है, इन 2 पार्टिकल जैसे ही ब्रेक होने के बाद एक पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ चले जाता है, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो आप लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल पोजीशन लो, इनिशियल केस के अंदर क्या था, सिर्फ एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था और हमको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। देखो वेलोसिटी, जब हम मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात करेंगे ना, तो हम बात करें मास इनटू वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है, तो हमको डायरेक्शन को स्पेशली लेके चलना पड़ेगा। और जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो हमको पता है कि इस केस में दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है, एक्स में भी होता है और वाई में भी होता है। तब हमको कौन सी डायरेक्शन में लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे लॉ, जो लगा रहे ना वो किस में लगा रहे, एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं। तो इनिशियली पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है, वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा होती है या नहीं होती, यू कॉस थीटा, आई कैप ले लो, होगा ये बिकॉज यू डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये चीज़ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ी है। तो हम लोग लिख देते हैं बिफोर द एक्शन क्या हो जाएगा, मास m मल्टीप्लाई द वेलोसिटी विच इज़ यू कॉस थीटा आई कैप इक्वल्स टू, अब हमारा पार्टिकल यहाँ पे हम लोग हो गया 2 पार्ट में डिवाइड। पहले का मास m/2, वेलोसिटी क्या बोला है, 1 पार्टिकल रिटर्न्स टू इट इनिशियल पोजीशन, मतलब वापस इस डायरेक्शन में जाता है, और हम लोग x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये हो जाएगा u, मैंने ले लिया वेलोसिटी है u कॉस थीटा माइनस आई कैप, होगा वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है। और हम लोग x डायरेक्शन की बात करें ना, तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, तो u cos थीटा आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, i कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा पार्टिकल m/2, और इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है कि कितनी है। आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, m/u cos थीटा, mu cos थीटा प्लस m/2, और ये भी होगा तो आई कैप में होगा ना, डायरेक्शन हम लोग x ले रहे तो x की ही बात करेंगे, m/2 u cos थीटा इक्वल्स टू m/2 v होगा। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3m/2 u cos थीटा इक्वल्स टू m/2 v, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v कितना आ जा रहा है, 3u cos थीटा। ये होगा दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। हम लोग y डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमको दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी थी। x डायरेक्शन में हमने निकाल दी, कितनी आएगी, 3u cos थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेरे हिसाब से पिछले ईयर के पेपर में भी आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अब हम लोग आगे चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अभी तक हमने
न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की बात करी थी, उसके अंदर 3 टाइप थे, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। फिर हमने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें टोटली रिलेटेड था फोर्स एंड मोमेंटम से। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था इम्पल्स का। फिर इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन लॉ, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। एक्शन, बाकी 2 चाहे याद नहीं रहे, लेकिन ये याद रहता है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसका स्टेटमेंट होता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. मतलब आप कोई भी एक्शन करते हो ना तो उसके इक्वली अमाउंट, इक्वल का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है, एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन। ये जो इक्वल है ना वो तो बता रहा है, किसको बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को, कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और ये जो ऑपोजिट है ना ये बता रहा है डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे की ऑपोजिट होनी चाहिए। एक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है, रिएक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में इसके कुछ आते हैं कंडीशंस। ये रूल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इन एक्शन and reaction acts on different bodies. Action and reaction acts on different bodies. इसका मतलब एक ही बॉडी पे एक्शन लग रहा है उसी पे रिएक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्शन अलग बॉडी पे लगेगा, रिएक्शन अलग बॉडी पे लगेगा, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करता है। कैसे? हाँ, ओके। सबसे फेमस एग्जांपल लेते हैं इसका, थप्पड़ वाला एग्जांपल। नॉर्मली लोगों को लगता है ना एवरी एक्शन एज एन इक्वल रिएक्शन, तो वो लोग उसको सरकास्टिक वे में कैसे लेते हैं, किसी को आपने एक थप्पड़ मारा तो रिटर्न में आपको एक थप्पड़ मारा है, तो इसका मतलब आपने एक्शन दिया वो रिएक्शन दिया। नहीं, वो नॉर्मल लाइफ में होता है। फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन क्या होता है, आप अगर किसी को थप्पड़ मारोगे ना तो जितना फोर्स आपने उसकी गाल पे लगाया, उसकी चीक्स पे लगाया थप्पड़ मारने में ना, उतना ही फोर्स, उतना ही इक्वल फोर्स आपको लगेगा आपके हाथ के ऊपर। होता है ना, आप किसी को जोर से चटाक मार के देखो तो आपको आपके हाथ में भी दर्द होगा, कि अरे यार मेरे हाथ में भी लग रहा है। तो वो क्या है, वो रिएक्शन है। जो पेन आप फील कर रहे हो ना, जो पेन वो आदमी फील कर रहा है जिसको आपने मारा, वो आपका एक्शन है। और जो पेन आप फील कर रहे हो ना आपके हाथ पे, वो क्या है, उस एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन किस पे अप्लाई करा, उस आदमी पे जिसको आपने मारा। रिएक्शन किसके ऊपर लगा, मुझ पे, जिसने, मतलब मैंने मारा है तो मुझ पे। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग बॉडी पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एक्शन लग रहा है किस पे, जिसको मारा है, जो कौन है, टारगेट है, जिसने मारा है। और रिएक्शन किस पे लग रहा है, सोर्स पे, जिसने मारा है। यही चीज़ हो गई ना, मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो मैंने जिसको मारा है उस पर एक्शन हो गया, और उसकी वजह से मेरे हाथ पे जो पेन हुआ है तो मैं दूसरी बॉडी होगी तो मेरे पे क्या आया है, रिएक्शन आ गया। तो इससे ये प्रूव आता है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करती है। दूसरी कंडीशन है एक्शन एंड रिएक्शन should be, force लिखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स should be of same nature. दिस मीन्स कि एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होगा ना, अलग अलग बॉडी पे लगेगा, तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन बता दिया, एक पे इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसको आपने रिएक्शन बता दिया। नहीं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए एक्शन काम करा तो एज ए रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा। एज द एक्शन आपने टेंशन बता दिया, एज ए रिएक्शन आपने स्प्रिंग फोर्स बता दिया। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो भी एक्शन और रिएक्शन पे फोर्स लग रहे हैं ना, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। इसका भी एक काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है कि कोई टेबल ले लो, टेबल के ऊपर क्या पड़ी है, एक बुक पड़ी है, कार्डबोर्ड पड़ी है, बॉक्स पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ, तो इस पर नीचे की साइड क्या लगेगा, एक
ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ठीक है। लेकिन इस पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या ये बुक टेबल से नीचे, टेबल को फाड़ के नीचे आ गई क्या? नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज इस पे इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे आने से रोक रहा है। वो फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मली क्या बोलते हैं कि ऊपर की साइड में एक नॉर्मल फोर्स लगता है। अभी तक आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूंगी, लेकिन एक नॉर्मल फोर्स भी होता है जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में लगता है। तो ये mg और ये n दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते, बिकॉज हमने बोला है, हमारी कंडीशन है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। तो ठीक है, अगर ये रिएक्शन फोर्स नहीं है तो हमारा रिएक्शन फोर्स कहाँ है, किधर लग रहा है? बिकॉज हमने तो बोला है, लॉ ऐसा बोलता है कि एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही। तो कहाँ पे ये जो फोर्स है ना वो कैसे लगता है? हमने मान लिया कि ये जो है, मान लिया कैसा ही होता है, ये जो टेबल है वो किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है। अर्थ पे सारा काम है, तो इस पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो अर्थ की साइड लगेगा, अर्थ की वजह से लगेगा। और किसकी वजह से लगेगा? ग्रेविटी की वजह से ही लगेगा। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सारे फोर्सेस पढ़ेंगे। तो अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से है तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशन की वजह से ही लगेगा। और बॉडीज अलग अलग होगी। ये बॉडी किसकी है? बुक की बॉडी। तो दूसरी बॉडी कौन सी होगी? पृथ्वी, अर्थ, हमारे अर्थ की बॉडी की वजह से लगेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होने चाहिए? सेम नेचर के होने चाहिए। और हमारा थर्ड जो रूल है, थर्ड जो कंडीशन है वो है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर। आर ऑलवेज इन पेयर का मतलब है अगर एक्शन है ना तो रिएक्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्शन काम कर और रिएक्शन कुछ काम नहीं कर। मे बी वो विजिबल नहीं हो। देखो इस केस में आपको जो अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो विजिबल नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन तो था। तो इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा होंगे पेयर में होंगे। सिर्फ एक्शन या सिर्फ रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन होती है तो आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स इजीली एप्लीकेबल होगा। तो ये था लॉ। इसके अलावा इसमें जो थर्ड लॉ है ना, इसमें स्टेटमेंट किससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो मैं बिल्कुल करवाऊंगी। तो ठीक है, तीनों के तीनों लॉ हो गए, तीनों के स्टेटमेंट्स हो गए, तीनों के कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। जो भी लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं कुछ 5 से 6 क्वेश्चन करा देती हूँ। उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पुली वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg, जो भी दे रखा है लिख दो। मास कितना दे रखा है? 0.15 kg। हिट्स द बॉल विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई बॉल और यहाँ पे स्ट्राइक करता है। हमको कोई भी एंगल नहीं दे रखा है। अगर हमको एंगल नहीं दे रखा है ना तो हम यही मानेंगे कि वो स्ट्रेट हिट कर रहा है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। एंड बाउंस बैक, इसका मतलब वो फिर से इसी डायरेक्शन में आता है। बाउंस बैक विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब जिस स्पीड से जाता है ना उसी स्पीड से टकरा के बाउंस बैक। इसका मतलब मैंने बॉल को दीवार पे मांगा, घूम के मेरी तरफ आएगी ना, तो मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से वो वापस आ रही है। तो इधर भी वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज, फोर्स का वैल्यू गिवन है, कितना है? 10 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन। इट इज 100 न्यूटन। कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल विद द वॉल। ओके, बॉल स्ट्रेट हिट करी, हिट करने के बाद कुछ टाइम तक वो वॉल के कांटेक्ट में रहती है, जब तक वो अपनी डायरेक्शन में चेंज कर रही है। और उस जैसे ही वो वापस रिटर्न होती है ना तो वो कुछ टाइम तक वॉल के कांटेक्ट में रहती है। तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स होता है, लेकिन कुछ टाइम तक वो कांटेक्ट में रहेगी और फिर से उसी स्पीड पे आ गई। और जो बॉल वो वॉल पे जितना फोर्स लगा रही है ना, हिट कर रही है जितने फोर्स से, वो फोर्स की वैल्यू गिवन है। तो हमको निकालना है टाइम, यानी कॉन्टैक्ट टाइम, कितने टाइम तक वो कॉन्टैक्ट में थी, कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको एक ऐसा रिलेशन निकालना है जिसके अंदर फोर्स और टाइम की वैल्यू, बिकॉज फोर्स हमको गिवन है, वेलोसिटी हमको गिवन है और टाइम हमको गिवन नहीं है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है? F = dp/dt। और अगर मुझे निकालना है टाइम तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ dt = dp
अपॉन एफ, हो सकता है डी टी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ। तो मुझे निकालना है सबसे पहले डी पी यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। और ये जो नीचे वाला टाइम होता है ना डी टी, यही होता है कांटेक्ट टाइम तक, कितने टाइम तक कांटेक्ट था। तो हमको ये टाइम की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोग टी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब लोग हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आप देखो बॉल इस, ये वाली जो होगी वो फाइनल कंडीशन है, वो आपकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फिर इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम ले लो जो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जो मोमेंटम वेक्टर होता है ना, वो एक मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। वो डायरेक्शन किससे आएगी, इस मास से नहीं आएगी, किससे आएगी, इस वेलोसिटी से। बिकॉज मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए अकॉर्डिंगली मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगी। तो फाइनल मोमेंटम की बात करूँ तो मास तो हम लोग लेते हैं सेम ही, एक बार हम उसको एम ही लिखते हैं। और वेलोसिटी कितनी है, 12। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं इसको माइनस आई कैप, और ये वाली डायरेक्शन प्लस का आई कैप। ये तो हो जाएगा ना, ये प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -12 एम आई कैप हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 एम आई कैप होगा ये वाले केस में। अब आप निकालो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। फाइनल कितना है, -12 एम माइनस 12 एम, ये तो ऑलरेडी माइनस था और हमको माइनस ही करना था, तो माइनस एम, और दोनों की डायरेक्शन क्या आई कैप है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 एम। अब हमको ये तो ना इसका मॉड्यूलस लेना होता है, हम नेगेटिव साइन नहीं लेते, हम लोग इसका रिजल्टेंट लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 24 एम हो गया, 24 एम। अब आपको टाइम टी निकालना, तो टाइम टी इक्वल्स टू 24 एम। एम की वैल्यू लिख दो 0.015 है, नहीं 15, 0.15 डिवाइडेड बाय कितना है, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, 100। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10⁴। मैंने इसको 200 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये चीज़ कर ली है। तो 24 इंटू 15 कितना होता है, ये होता है 360। तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.036 सेकेंड। तो कॉन्टैक्ट टाइम आपका कितना है, 0.036 सेकेंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg, दिस इज द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। ये किसी प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ, ये किसी वाटर के जेट स्प्रे से इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। एंड जो रेट है, जो वाटर रिलीजिंग रेट है, वो कितनी दे रखी है, 1 किलोग्राम पर सेकेंड। देखो यूनिट से हमको पता पड़ रखा है, ये कितना दे रखा है, m/t, dm/dt ये रखा है ना। kg किसकी यूनिट होती है, मास की। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। dm/dt हमको दे रखा है, ठीक है, ये बात हो गई। और स्पीड वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। देन द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, अगर इस स्पीड से, इस रेट से इस पे पानी का फ्लो कराते हैं, तो ये जो ब्लॉक है ना, वो आगे की, देखो किसी ना किसी टाइप का फोर्स लगेगा, तभी ब्लॉक आगे की साइड एक्सीलरेट करेगा। फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, वाटर स्प्रे की थ्रू फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस स्पीड से इस पे पानी को फ्लो करते हैं, तो ये जो ब्लॉक है ना, वो आगे की साइड एक्सीलरेट करेगा। तो एक्सीलरेट करेगा तो कौन सी एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगा, वो हमको फाइंड करना है, इनिशियल निकालनी है, ठीक है। चलो अब जैसे ही हमको मिले ना dm/dt, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू dp/dt। तो अगर हमारी वेलोसिटी की टर्म में दे रखा होता है तो हम लोग सिर्फ mdv/dt लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे dm/dt लिखते, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू v dm/dt। मैंने जब आपको सेकंड लॉ पढ़ाया था तो उसमें चीज़ मैंने बताई थी कि दोनों फॉर्मूला, जब हमको मास का चीज़ दे रखा होगा ना, तो हमको ये चीज़ दे रखी होगी, और दोनों ही दे रखा होगा ना
कि अगर इनिशियली भी एक्सेलरेट कर रहा है तो वो होगा, लेकिन यहाँ पे इनिशियली एक्सेलरेट नहीं कर रहा, फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को लिखेंगे F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, हमने लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू वेलोसिटी हमको गिवन है, डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है 1, तो F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स आया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और F कितना होता है, एम ए होता है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, मास कितना है 2 kg, और कितने एक्सीलरेशन जाएगा हमको नहीं पता, तो इससे अगर हम लोग एक्सीलरेशन निकाल दे तो 10/2 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ही एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके अंदर आपको ट्रिक जैसा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मास कितना गिवन है 2 kg, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमने ले लिया कोई हमारे पास ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, ये हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ये मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर एंटर्स अ रफ सरफेस। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये एंटर करता है, मान लिया यहाँ से ये एंटर करता है किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विच इज़ रेंजिंग, ये मान लिया हमने x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0.5 से कौन सा सरफेस स्टार्ट हो रहा है, रफ सरफेस स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 1.5 तक है। ठीक है, द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज इज, इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर एक फोर्स लग रहा है विच इज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग का मतलब डी एक्सिलरेटिंग फोर्स है, जिसकी वैल्यू F इक्वल्स टू माइनस का kx, माइनस लगा रखा है ना, मतलब टाइम के साथ में वो फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। एंड k इज गिवन, k इज व्हाट 12 न्यूटन पर मीटर, ये जो कांस्टेंट k है ना, इसकी वैल्यू गिवन है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेज द रफ सरफेस विल बी, जब ये देखो वापस से मैं पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोई ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक, ये किसी सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। हमने मान लिया कि जब ये जो सरफेस है ना x इक्वल टू 0 की कंडीशन से 0.5 तक ये नॉर्मल सरफेस है, जैसे ही x इक्वल्स टू 0.5 तक आता है, यहाँ से एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस स्टार्ट होता है, और जब ये इसके अंदर एंटर करता है ना, तो एंटर करते ही इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं। और इस पूरी की पूरी रेंज पे, ये जो रफ सरफेस है इसकी रेंज है x इक्वल टू 0.5 से 1.5, यानी 1 मीटर, अगर मैं मीटर ले रही हूँ तो 1 मीटर की ये रेंज है। इसमें एक फोर्स काम कर रहा है विच इज़ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स ऐसा होता है कि टाइम के साथ जिस फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, धीरे 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 कम हो रहा है, डी एक्सिलरेट हो रहा है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है। और 1.5 जैसे इस रीजन को क्रॉस करता है ना, क्रॉस करते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या होता है, अब हमको फोर्स की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को निकालनी है कुछ ऐसी टर्म जिसमें वेलोसिटी आए और दूसरा वेलोसिटी के साथ आए एक्स और वेलोसिटी आए, बिकॉज एक्स की रेंज हमको गिवन है, एक्स की रेंज गिवन है 0.5 से 1.5। वेलोसिटी में भी हमको कुछ रेंज फॉर्म में चाहिए, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 4, फाइनल हमको निकालनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एम ए इजिकल टू माइनस के एक्स, मैं ए इक्वल्स लिख सकती हूँ माइनस के एक्स अपॉन एम, ये चीज़ लिख दी। हमारे पास x तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कहीं पे वेलोसिटी नहीं हो, हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और x को मैं v में चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज x हमको उसी फॉर्म में चाहिए। लेकिन एक्सीलरेशन हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या एक्सीलरेशन को मैं वेलोसिटी की टर्म में चेंज कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। कैसे? मैंने लिख दिया dv अपॉन dt, एक्सीलरेशन यही होता है ना, dv अपॉन dt लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dt dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, dx अपॉन dt है ना, इसको मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ, तो हो जाएगा वेलोसिटी और dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम।
अब हमारे पास टर्म्स कुछ ऐसी आ गई कि हमारे पास हमको वेलोसिटी निकालनी है, एक्स की रेंज गिवन है, के और एम की वैल्यू हमको पता है, तो अब यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे करनी है, ये सारी चीज़ मैं हटा देती हूँ जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ v dv अपॉन वी एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। अब देखो, अब आपको x दे रखा है रेंज में, जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, रेंज का मतलब ये होता है किसी लोअर लिमिट से स्टार्ट करके अपर लिमिट तक जा रखा है। जब लिमिट की बात आए ना तो आप सोचो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लग सकता है इंटीग्रेशन। तो मैं अगर ऐसे इंटीग्रेशन कर दूँ ना, माइनस चलो बार इंटीग्रेशन लग, तो मेरे पास कोई लिमिट ही नहीं है इंटीग्रेशन की, बिकॉज मुझे पता है कि मैं सिर्फ x है ना वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे dx चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करते कुछ ट्रांसफ़र करने की कोशिश, तो ये हो जाएगा v dv। ठीक है, इस चीज़ का ट्रांसफर इंटीग्रेशन हो सकता है बिकॉज v भी है और साथ में लिमिट भी किसकी है, v की है, तो हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एम, और ये जो dx है ना मैं यहाँ पे ले आऊँगी, तो अब मेरे पास इधर भी x dx आ गया, तो मैं इधर भी इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। अब दोनों साइड लगा दो लिमिट। ठीक है, लिमिट लगा दी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमको पता है एक ही टर्म होती है ना, तो उसका क्या होता है v1 + 1 अपॉन 1 + 1, ऐसा ही होता है। ये तो चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगी, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा v² अपॉन 2, और ये हो जाएगी लिमिट कितनी लगेगी हम लोग अभी बात करते हैं। इधर माइनस ले लिया बाहर, k और m दोनों ही कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, और फिर x dx बचा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, सेम x² अपॉन 2, ये हो गया। अब लगानी है लिमिट। x की लिमिट मुझे पता है कितनी, लोअर लिमिट लगेगी यहाँ पे 0.5, यहाँ लगेगी 1.5। अब v की लिमिट, इनिशियल स्पीड कितनी थी 4 दे रखी है, और फाइनल स्पीड तो मुझे निकालनी है, इसको मैं v रख देती हूँ। अब इसको आप सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा v²/2 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16/2 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम। के की वैल्यू कितनी है 12, एम की वैल्यू कितनी है 2, रख दिया, x²/2, तो ये हो जाएगा 1.5 को मैं 3/2 लिख देती हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर यानी 9/8 माइनस ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा v²/2 माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 6, और ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1/8 यानी कितना हो जाएगा 8/8 विच इज़ 1। और आगे सॉल्व करो, v²/2 इक्वल्स टू -6 प्लस का 8 हो सकता है, ये हो जाएगा। तो और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा v² इक्वल्स टू 2, 4 हो जाएगा। और इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो v इक्वल्स टू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमने करा है, लिमिट्स लगाई है, लिमिट कैसे लगानी है वो भी बताइए। और ये हमारा निकल गया, मतलब जब इसको क्रॉस करेगा ना तब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे 4 है कम। देखो ये चीज़ तो क्लियर थी कि वेलोसिटी कम ही होगा, बिकॉज हमको क्वेश्चन में गया रिटार्डिंग फोर्स टाइम के साथ कम हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, तो 4 से तो कम ही आनी है, और कितनी आई है 2 ही। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमको मास गिवन है और बोला है पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स एफ दे रखा है जो किसका फंक्शन है टाइम टी का। ये जो कैपिटल टी है ना, इट इज़ अ कांस्टेंट, कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट एंड एफ नॉट इज आल्सो अ कांस्टेंट। द फोर्स एक्ट ओनली फॉर द टाइम इंटरवल 2t, इसका मतलब टाइम की लिमिट हम दे रखी है कि 0 से स्टार्ट करता है और कहाँ तक चलता है 2t। तो जहाँ पे भी हम टाइम की लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे 0 से 2t तक। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t, हमको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमको इस टर्म को चेंज करना पड़ेगा वेलोसिटी की फॉर्म में। हम लिख देते हैं ma इक्वल्स टू एफ नॉट, और ये वाली टर्म हो जाएगी। फिर अगर मैं a लिखूँ तो एफ नॉट अपॉन m, दिस इज कैपिटल M, राइट, कैपिटल M, ये वाली टर्म हो जाएगी। नाउ दिस इज dv अपॉन dt। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन m, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर, और dv इक्वल्स टू हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, हो जाएगा dt। अब हमको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। वेलोसिटी की लिमिट निकाले तो ये 0 से स्टार्ट होता है, और फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, हम लोग इसको कैपिटल V लिख देते हैं। यहाँ पे dt है तो t की लिमिट लगेगी 0 से 2t तक।
अब करना है इसको सॉल्व। ये हो जाएगा v माइनस 0, dv का इंटीग्रेशन v होगा, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0, तो v ही आने वाला है। ये हो जाएगा f0 अपॉन m। अब हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। 1 को मल्टीप्लाई करो dt से, dt होगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t ही होगा, माइनस। अब इस टर्म का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी कोई टर्म स्क्वायर की टर्म में आती है तो हम ऐसा करते हैं ना, जैसे टी स्क्वायर होता है तो टी 2+1 अपॉन 2+1 यानी टी क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी माइनस टी अपॉन कैपिटल टी का क्यूब डिवाइड बाय 3 होगा। ये इंटीग्रेशन कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, ये कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म कितनी है, माइनस का टी अपॉन टी होगा। अब पीछे वाले टर्म, हमारे पास इंटीग्रेशन में एक रूल था कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, अगर ब्रैकेट स्क्वायर या फिर किसी और टर्म में, तो पहले आप इसका होल एक टर्म लेके उसका इंटीग्रेशन कर लो, जो हमने कर लिया है। उसके बाद में हमको देखना हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये टर्म क्या होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस टी अपॉन टी। पॉसिबल, 1 को हम लोग वापस इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब हम लोग को देखना है कि जो टर्म है जिसमें हमारा ये टी आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन में इसके साथ में जो वैल्यू होगी ना, इसको छोड़ के इसके साथ की जो वैल्यू है ना, उससे डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा होता था ना 2t, तो हम लोग क्या करते थे कि इंटीग्रेशन करने के बाद t मतलब जो भी आएगा अपॉन 2, इसके साथ में जो भी टर्म होती है, तो इसके साथ में क्या टर्म है, माइनस का 1 अपॉन टी, तो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा t। ये टर्म हमारे पास बचेगी और इसका इंटीग्रेशन होगा 2t। देखो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स है, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो ये इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा f0 अपॉन m t, तो ये हो जाएगा t प्लस t माइनस टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इस टर्म में चेंज हो जाएगा। अब हमको लगानी है लिमिट, तो हमारी वेलोसिटी v हो जाएगी f0 अपॉन m, t की जगह लग जाएगा 2t प्लस t तो कांस्टेंट है माइनस 2t हो जाएगा का क्यूब डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर, और ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो में t की जगह अगर आप ज़ीरो पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस, हमको लिमिट लगानी पड़ेगी माइनस सॉरी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इस टर्म का लेंगे तो माइनस, t का तो t रहेगा और t की जगह हो जाएगा 0 क्यूब, और ये एज इट इज़ रहेगा 3t स्क्वायर। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा लिमिट खुलने पे। इसको आगे और सॉल्व करो, ये हो जाएगा f0 अपॉन m 2t, और ये हो जाएगा t माइनस 2t, इसका माइनस t का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस t क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर, माइनस का t क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू f0 अपॉन m 2t माइनस ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस का t बाय 3, ये भी हो जाएगा माइनस का t बाय 3। तो इसका मतलब v इक्वल्स टू f0 अपॉन m और 2t माइनस 2t बाय 3 हो जाएगा। इसको आप आगे और सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू f0 अपॉन m, ये हो जाएगा 4t बाय 3, और ये होगा हमारा रिजल्ट। आंसर भी कुछ t और इसी फॉर्म में होगा, बिकॉज हमको वैल्यूज़ किसी की नहीं दे रखी, f0 की नहीं दे रखी, m की नहीं दे रखी, t की नहीं दे रखी, तो इसी फॉर्म में हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन वाला कुछ ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन में हमको गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स बाय द एम्पेरिकल लॉ। फोर्स की वैल्यू गिवन है एम्पेरिकल लॉ से, विच इज r अपॉन टी स्क्वायर v। t ब्रैकेट में t दे रखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है t से, v इज अ फंक्शन ऑफ t, इसको ऐसे लिखा है। इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। हमको 4 ऑप्शन दे रखा है और हमको प्लॉट करना है कि कौन सा बेस्ट फिट होगा, किसके प्लॉट के वर्सेस कौन सा आएगा, मतलब v और t के बीच में कैसे रिलेशन आएगा। तो ये चीज़ हमको पता है ऑप्शन से कि हमको प्लॉट करना है v और t के बीच में। इस क्वेश्चन के अंदर v है, t है, r इज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन हमको फोर्स नहीं चाहिए, तो हमको फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, m a इक्वल्स टू r अपॉन टी स्क्वायर v t लिख सकते हैं। हम इसको m dv अपॉन dt इक्वल्स टू r बाई टी स्क्वायर वी टी लिख सकते हैं, या फिर डी वी अपॉन डी टी
इक्वल्स टू आर अपॉन एम हो जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा वी टी अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज आर होगा। अब आप देखो, अब मुझे इसको एक साइड में, एक टर्म्स को एक साइड में लेना। हम लोग v वाली साइड को एक टर्म में ले लेते हैं और t वाली साइड को एक टर्म में ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उससे पहले हम लोग इंक डाल देते हैं। मैं जो न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो मैं करवा रही हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। इसके अलावा भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिखता है तो आप उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं होता है या फिर प्रॉब्लम आ रही है किसी और न्यूमेरिकल में तो वो मुझे कमेंट करके बताना, तो वो मैं करवा दूँगी। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल रखना, दिन के 100 से 150 क्वेश्चन तो आपको करने ही है न्यूमेरिकल के लिए। हाँ, किसी टॉपिक के इतने क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मान लो जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम होंगे, तो जितने मिले उतने करो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसको एक साइड ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डी वी अपॉन वी टी। वी वाले टर्म को हम लोग एक साइड ले लेते हैं और इधर कितना हो जाएगा आर अपॉन एम, तो कांस्टेंट है आर अपॉन एम, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। हमको टर्म्स को कुछ ऐसा ट्रांसफर करना है कि जो डी वी डी टी यानी जो डिफरेंशिएशन टर्म्स है ना वो ऊपर की साइड है, तभी हम लोग कुछ उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग दोनों तरफ ले लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। डी वी डी टी की टर्म में आ रहा है तो इंटीग्रेशन लोगे तभी वो नॉर्मल में चेंज होगा। 1 अपॉन वी, जब भी 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो क्या आता है लॉग आता है, बिकॉज मैंने बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम लोग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो 1 अपॉन एक्स आता है, उसी टाइप से अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग वी टी इक्वल्स टू आर अपॉन एम, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी। टी की पावर -2 का क्या होगा टी टू पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये कैसे हो जाएगा टी की स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1 अपॉन टी। आप इसको ऐसे लिख दो लॉग वी टी इक्वल्स टू आर अपॉन एम, और ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन टी। इसको और चेक कर लो तो हो जाएगा लॉग वी टी इक्वल्स टू -r अपॉन एम एंड 1 अपॉन टी। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर। चेक करो किसके अंदर आप किसके बीच में आप प्लॉट कर सकते हो। सिंपली दिख रहा है एक साइड लॉग वी टी है, दूसरी साइड r अपॉन एम तो कांस्टेंट है, लेकिन 1 अपॉन टी की टर्म अपने पास है, तो इसका मतलब लॉग वी टी वर्सेज 1 अपॉन टी, दैट इज आर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक, चैप्टर नहीं, हाँ लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक खत्म होता है, और उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स मुझे लग रहे थे कि इंटरेस्टिंग है वो मैंने करवा दी। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो आप सॉल्व करना। अब अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेंशन, और उससे रिलेटेड जो पुली के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बहुत इतना काफ़ी हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।